Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. People Development and Environment Unit में आज हम डिस्कस करेंगे एजेंसीज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए उसके मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एजेंसीज बनाई गई हैं जो कि बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। इन एजेंसीज के नाम और इनकी वर्किंग प्रोटोकॉल्स एग्जाम में आते हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे, ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज़्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री डेमो वीडियोस अलग-अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएँगे, मॉक टेस्ट हैं और इवैल्यूएशन टेस्ट है जो कि एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को जॉइन भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के बेस पे एक होमवर्क क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल हज़ार्ड। हमने नेचुरल डिजास्टर और नेचुरल हज़ार्ड के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ा था। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ सबसे पहली अथॉरिटी है एनडीएमए। एनडीएमए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि नेशनल लेवल पर कोई बड़ा डिजास्टर अगर हो जाता है तो उसको मैनेज करना, वहां पर लोगों की मदद करना और इन सब चीजों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखोगे, ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये क्या है? आपदा प्रबंधन के लिए सब सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। अब यहाँ पर बच्चों को नहीं पता होगा कि वैधानिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं। अब देखो, आप लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूट के बारे में तो पता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पता है। जो संविधान होता है हमारा, हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल्स होते हैं, है ना? तो आर्टिकल्स अगर होंगे तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन यहाँ पर बात की गई है स्टैट्यूटरी बॉडी की। अब किसी भी चीज के आगे अगर हम एक्ट लिखते हैं, जैसे एक्ट 2005, एक्ट 2015, ऐसे जो एक्ट्स होते हैं, इसका मतलब है कि वो वैधानिक निकाय है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में तो रजिस्टर नहीं किया गया, लेकिन इसको किसके द्वारा सेटअप किया जाता है? हमारी पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है। ओके, सो बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया, बाकी नेक्स्ट यूनिट हायर एजुकेशन में हम इसको कवर करेंगे। देखो, एनडीए में क्या करता है, ये 27 सितंबर 2006 से स्टार्ट किया गया था, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर आता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी देखो, यहाँ पर एक्ट लिखा है, इसका मतलब है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये चीजें जुड़ी हुई होती हैं। अब एक्ट और स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये हमारे पार्लियामेंट के अंडर इस एक्ट को बनाया गया है। ठीक है। एंड जो एनडीएमए है, इसके चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, ये भी आता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके चेयरमैन हैं। अगर प्रधानमंत्री बदल दिए जाते हैं चेयरपर्सन भी नए प्रधानमंत्री ही होंगे।
ठीक है, और इसमें मेंबर्स कौन होते हैं? 9 मेंबर्स और होते हैं। एक तो इसमें चेयरपर्सन है, इसके अलावा 9 अदर मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स कौन से होते हैं? जिसमें से एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है? एंड जितने भी स्टेट्स के डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो सब इसके मेंबर्स रहते हैं। सो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब बात करते हैं कि एनडीएमए का फंक्शंस क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां क्या हैं। अब देखो, कहीं पर भी अगर हमारे पूरे देश में कोई आपदा आ रही है, तो उस आपदा से बचने के लिए क्या प्लान होना चाहिए? उस आपदा के लिए एनडीआरएफ की टीम को भेजना है या फिर कैसे काम किया जाएगा? ये सब चीज़ें एनडीएमए ही क्या करती है? इसकी योजना बनाती है और इसकी मंजूरी देती है। आपदा प्रबंधन ज़रूरी नहीं है कि आपदा होने के बाद ही यहाँ पर कुछ डिसीजन लिए जाएँ। आपदा होने से पहले भी यहाँ पर कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ नीतियाँ, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि अगर इन केस इमीडिएटली बाढ़ आ जाए तो कैसे हम उस आपदा से बचेंगे, या फिर सूखा पड़ जाए तो कैसे उस आपदा से बचेंगे। तो ये सब चीज़ें, रूल्स बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको इस्तेमाल करना एनडीएमए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। It approves plans prepared by ministries or departments of central government in accordance with national plan. So राष्ट्रीय योजना के अनुसार क्या करता है, ये जितने भी केंद्र सरकार है या फिर जितने भी मंत्रालय हैं, उन सब की मंजूरी के बाद ही ये प्लान्स को किया जाता है एक्टिव। ऐसा नहीं है कि एनडीएमए ने कोई प्लान बना दिया और चलो उस पे काम करते हैं। वो बहुत सी, ये जो 10 मेंबर्स की कमेटी होती है, उनका अप्रूवल जरूरी होता है, ठीक है? और भी गाइडलाइंस ये प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें कि स्टेट अथॉरिटीज यानी कि राज्य के प्राधिकारी होते हैं, और स्टेट प्लान भी इसमें जो है, राज्य योजनाएं भी इसमें तैयार की जाती हैं। ओके, अब देखो, जैसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात कर रहे थे, इसको डीएमए 2005 बोला जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक्ट पास किया गया था। किस लिए किया गया था? कि कोई भी बड़ी आपदा अगर आती है तो कैसे उस समय मीटिंग्स ना करनी पड़े, उस समय बैठक ना करनी पड़े और इमीडिएटली हम एक्शन ले सकें। इसके लिए ये अथॉरिटी बनाई गई थी और इसी के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ठीक है, ज्यादा ये कब हुआ? कोविड-19 में जो डिसीजंस लिए गए लोगों के बचाव से रिलेटेड या किसी भी और चीज से रिलेटेड, तो उस समय पे डीएमए को सबसे ज्यादा काम में लाया गया। ठीक है, देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, द कोविड-19, ये कोविड-19 की शुरुआत और उसके बाद पूरे भारत में लॉकडाउन के साथ खबरों में आया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लॉकडाउन लगाया गया था। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में ना जाने कितनी बार आ चुका है। ओके, सो नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि मैं मध्य प्रदेश सेट एग्जाम जो 2018 में हुआ था, वहां से मैंने लाया है। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? सो कौन से मंत्रालय के अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए को रखा जाता है? तो होम अफेयर्स के अंदर रखा जाता है। एक चीज याद रखिए, गृह मंत्रालय होता है इसका नाम। एक एक बात याद रखिएगा कि जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटीज होती हैं, लगभग सभी अथॉरिटीज होम अफेयर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, सो अगर आपको नहीं भी किसी का आंसर पता होता होगा, तो होम अफेयर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। 99% चांसेस होंगे कि आपका आंसर करेक्ट ही होगा। ओके, कि तुक्का मारना ही है तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद अब देखो, नेशनल क्या हो गया? पूरे इंडिया लेवल पर। इसके बाद अगर स्टेट में होता है, कोई छोटा सा डिजास्टर होता है, ठीक है, तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसके लिए बनाई जाती है। ठीक है, स्टेट लेवल पर कोई भी प्लान बनाना है तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। एंड इसमें चीफ मिनिस्टर, जो किसी भी स्टेट के सीएम होते हैं, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, और 8 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही। इससे भी छोटी फिर स्टेट के अंदर आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डीडीएमए जिसको बोला जाता है। जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, वो उसके चेयरपर्सन होंगे और मेंबर्स इसमें होंगे। ठीक है, बाकी इसमें मेंबर्स ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट अथॉरिटी है द इंटर मिनिस्ट्रियल नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। सिंपल इसको याद रखिए, एनईसी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ओके, यहाँ पर देख सकते हो, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। अब ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। देखो, होम अफेयर्स के अंदर आता है ये भी। ठीक है,
इसको किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? किसके द्वारा इसका गठन किया गया था? वाइस चेयरमैन, नीति आयोग टू ओवरसी द प्रोग्राम्स। नीति आयोग के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। ठीक है, इसमें बहुत सारे मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशंस होते हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए, ये देखो निगरानी और प्रदर्शन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए लोग होते हैं, प्रशासनिक मुद्दों को संबोधित करने आदि के लिए, देखरेख के लिए नीति आयोग को इसमें रखा गया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि एनईसी जो है, इसमें किसी भी काम की देखरेख करने के लिए कौन सी अथॉरिटी को रखा गया है? सो वो होगी आपकी नीति आयोग। ये बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है, इसका प्राधिकरण किया जाता है, इसकी मदद की जाती है हमेशा। अब बात आती है एनडीआरएफ की। सभी लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होता है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? हेल्थ के लिए, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर होम अफेयर्स के लिए। तो ये दे दिया मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन। अब इसका आंसर चाहे तो इंटरनेट पे ढूंढो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, जरूर एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। NDRF was formed in 2006 under the Disaster Management Act 2005 with the purpose of specialized response of natural and man-made disaster. अब देखो क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं भी होती है और मानव निर्मित आपदा भी होती है ना? सो किसी भी तरीके की आपदा अगर हमारे देश में, पूरे देश में हो रही है कहीं पर भी, तो उस समय जो सबसे पहले फोर्स आती है वो होती है एनडीआरएफ। मान लीजिए बाढ़ आ गई, कई लोग बाढ़ के बीच में फंस गए या ऐसा कुछ हो गया, तो एनडीआरएफ की टीम इतनी एक्टिव होती है कि वो पानी में जाकर के भी लोगों को बचाती है। अब एनडीआरएफ का पहला मिशन कौन सा था? कोसी फ्लड जो कि 2008 में हुआ था, वो एनडीआरएफ का सबसे पहला मिशन था। ओके, जो सेक्शन नंबर 46 है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर सेक्शन 46 है, उसमें एनडीआरएफ के रूल्स, रेगुलेशंस और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लिखा होता है। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी आता है कि एनडीआरएफ को मैनेज कौन करता है? तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो मैनेज करती है। कैसे? जो आपातकालीन स्थिति में राहत के लिए जाना है, कैसे लोगों को वहां पर फूड प्रोवाइड करवाया जाता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है, कैसे एक्ट करना है, ये सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड्स प्रोवाइड करवाती है एनडीआरएफ को। अब आपने देखा होगा रिसेंटली नॉर्थ इंडिया में कितनी ज्यादा बाढ़ आई है, वहां पर भी एनडीआरएफ की टीम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। बहुत से लोग फंसे हुए थे जिनको खाना नहीं मिल रहा था, सो उनको खाना दिया जा रहा था, जरूरत के सामान प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। तो क्या होगा, उनका फंड कौन देता है, उनके खर्चे कौन करता है? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इंडिया की। देखो ये सेम प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज द नोडल मिनिस्ट्री एट द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर ऑल नेचुरल डिजास्टर? सूखे के अलावा, ड्रॉट्स है ना यहाँ पर लिखा हुआ, सूखे को छोड़कर प्राकृतिक आपदाओं के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? सो क्या है? होम अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गृह मंत्रालय। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि अगर सूखा हो तो कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी? ये भी एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया। पूरा कमेंट करके पूरा लिखेगा कि सूखे के लिए ये वाली मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है। इससे आप क्या करोगे, आपको नहीं आंसर आता है, सर्च करके भी लिखोगे तो आप बाकी के स्टूडेंट्स की भी मदद कर रहे हो, एंड आपका जवाब सही है या गलत वो मैं कमेंट करके बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी